जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है। तो दोस्तों याद रखना है कि भारत देश के प्रथम लोकपाल कौन थे दोस्तों, तो वे थे दोस्तों न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, यानी पीके घोष थे दोस्तों प्रथम लोकपाल। अगर पूछा जाए दोस्तों कि वर्तमान समय में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में लोकपाल के अध्यक्ष हैं दोस्तों प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार जो मोहंती हैं दोस्तों वर्तमान समय में लोकपाल के अध्यक्ष हैं। और इनसे पहले कौन थे दोस्तों, तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष जो थे दोस्तों वह देश के प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल संस्था का जो गठन है दोस्तों मार्च 2019 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई है। अब इनको हटा दिया गया दोस्तों, टेन्योर इनका पूरा हो चुका है। अब कौन बनाए गए हैं, तो प्रदीप कुमार मोहंती। तो लोकपाल में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं दोस्तों, 8 सदस्य का प्रावधान है। वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं, तो याद रखना है दोस्तों वर्तमान समय में 6 सदस्य हैं दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, तो यह किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था दोस्तों लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे इसको। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का जो गठन है दोस्तों कब किया गया था, याद रखना है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में भी पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में सवाल कि इस आयोग का गठन कब किया गया था, तो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में यानी 1967 में के हनुमंता को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखना दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के हनुमंतया जो थे दोस्तों वह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग का जो कार्यकाल है दोस्तों 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है दोस्तों, याद रखना है। जिसे हम लोग लोकपाल कहते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ओम्बुड्समैन भी कहा जाता है। यह स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में की गई थी दोस्तों। यानी ओम्बुड्स को अपनाने वाला पहला देश कौन था दोस्तों, तो वह था स्वीडन। कब हुआ था दोस्तों इसकी स्थापना, तो याद रखना है 1809 ईस्वी में। और प्रथम पूछा जाए दोस्तों कि प्रशासनिक आयोग का गठन कब किया गया था, तो 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो के हनुमंतया जो थे दोस्तों वह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है दोस्तों कि राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, तो यह की गई थी दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। कब गठित किया गया था, तो याद रखना है दोस्तों 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था दोस्तों मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। और इसके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया था दोस्तों, तो के हनुमंतया जी को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, तो ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है दोस्तों लोकपाल। नेक्स्ट है निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जो है दोस्तों ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे, तो कौन अध्यक्ष थे दोस्तों, तो याद रखना है मोरारजी देसाई जो थे दोस्तों इसके अध्यक्ष थे।
बाद में किनको बनाया गया था, तो के हनुमंतया जी को जो है दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था, तो 1968 ईस्वी में जो है दोस्तों संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था। तो दोस्तों भारत में पहला लोकपाल विधेयक जो है वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक जो है दोस्तों व्यवगत हो गया था, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है दोस्तों कि लोकपाल में लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि लोकपाल जो विधेयक है लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को पूरा स्थापित किया गया था। फिर है दोस्तों क्या कि श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पूरा स्थापित किया गया था, तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, गृह मंत्री के द्वारा यह नहीं किया गया था। इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया था, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। और चौथा है हमारा दोस्तों कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया था, तो यह भी बात जो है दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें केवल स्टेटमेंट जो 2 है दोस्तों वह गलत है लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में, जबकि स्टेटमेंट 1, 3 और 4 बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है दोस्तों, तो लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री वी नारायण सामी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि एवं न्याय पर अस्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर माना गया था दोस्तों। अतः दिए गए कथनों में से 1, 3, 4 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। उल्लेखनीय है कि बाद में लोकपाल व लोकायुक्त संबंधी विधेयक लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, याद रखना है दोस्तों कौन सा, तो 2013 के रूप में 1 जनवरी 2014 से कानून का रूप ले चुका है दोस्तों। कब से रूप ले चुका है, याद रखना है 1 जनवरी 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लोकपाल बिल का मसविदा यानी आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से इसमें सम्मिलित थे दोस्तों, तो याद रखना है अन्ना हजारे काफी चर्चा में रहे थे दोस्तों उस समय, संतोष हेगड़े और कौन थे दोस्तों, तो याद रखना है शांति भूषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 3 और 5। तो दोस्तों नागरिक समाज की ओर से लोकपाल बिल का मसविदा तैयार करने वाले समिति में 5 सदस्य थे। कौन कौन थे, तो अन्ना हजारे थे, अरविंद केजरीवाल थे दोस्तों इसमें शामिल, शांति भूषण थे शामिल, एन संतोष हेगड़े एवं प्रशांत भूषण जो थे दोस्तों इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो महाराष्ट्र में जो है दोस्तों सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के तहत 1971 में की गई थी। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था दोस्तों जिसने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान पारित किया था 1970 में, लेकिन वहां यह संस्था वर्ष 1983 में जाकर ही अस्तित्व में आया था दोस्तों, याद रखना है। इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है दोस्तों उड़ीसा से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई। तो याद रखना है दोस्तों, सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वह महाराष्ट्र में हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो यह राज्यपाल को जो है दोस्तों अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है लोक आयुक्त। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन जो है राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। तो याद रखना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी है, तो 8 वर्ष है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अथवा
उप लोकायुक्त की पद धारण अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 6 वर्ष निर्धारित की गई थी दोस्तों। लेकिन वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पद धारण अवधि को 6 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, तो 8 वर्ष कर दिया गया। साथ ही इसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक इसके पद पर बने रहने का भी प्रावधान किया गया दोस्तों, याद रखना है। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है, तो कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है दोस्तों, तो उत्तराखंड जो है दोस्तों 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है, तो इसमें स्टार लगा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों। तो प्रश्न काल के संदर्भ में विकल्प सी सही उत्तर था। वर्तमान में याद रखना है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया गया है दोस्तों। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब इसके दायरे में है दोस्तों। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वक्तव्य मतलब कथन और कारण से रिलेटेड सवाल पूछा गया है दोस्तों। कथन है हमारा कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। फिर है दोस्तों, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों, लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। और अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, अल्पसंख्यक शब्द भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं है तथा अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी निकाय है दोस्तों, न कि संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इसका गठन जो है संसद द्वारा अधिनियमित अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम याद रखना है 1992 के द्वारा किया गया था। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत सरकार ने 5 समुदायों यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया। बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर है हमारा स्टेटमेंट दोस्तों, इस पे स्टार लगा हुआ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो अभी हम लोगों ने देखा था कब था दोस्तों, तो 1992 का अधिनियम था। फिर भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। फिर है दोस्तों, भारत का संविधान धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों। अब ऑप्शन देखते हैं, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों, तब मालूम चलेगा। तो भारतीय संविधान धार्मिक व भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण करता है। प्रश्न काल में 5 समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 समुदाय कौन कौन से मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया गया दोस्तों। प्रश्न काल में केवल 5 थे दोस्तों, वर्तमान समय में 6 है, याद रखना है। 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक कब अधिसूचित किया गया था दोस्तों, तो 27 जनवरी 2014 को। सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 के संसदीय अधिनियम के तहत सांविधिक दर्जा दिया गया था। इसका गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री के तहत 1978 में किया गया था, याद रखना है, न कि 1993 में। अधिसूचित अल्पसंख्यकों में सबसे छोटा समुदाय पारसी समुदाय है दोस्तों, याद रखना है, किंतु इससे भी छोटे अनेक धार्मिक समुदाय विद्यमान हैं जिन्हें यद्यपि की मान्यता प्राप्त नहीं है। इस प्रकार जो है दोस्तों प्रश्नगत कथनों में 2014 से पूर्व तक कथन 1 और 4 सही थे, वहीं वर्तमान में केवल कथन 4 ही सही है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, वोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो वोहरा जो समिति है दोस्तों वो राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ के लिए यह समिति बनाई गई थी दोस्तों। वोहरा समिति इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों, याद रखेंगे कि वोहरा समिति किसके लिए बनाई गई थी, तो राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से संबंधित यह समिति बनाई गई थी दोस्तों, वोहरा समिति। तो वोहरा समिति का गठन राजनेताओं और अपराधियों के सांठगांठ
की जांच करने के लिए जुलाई 1993 में तत्कालीन गृह सचिव एन.के. बोहरा, याद रखना है दोस्तों, एन.के. बोहरा की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है दोस्तों अक्टूबर 1993 में सौंपी थी। तो याद रखना है, राजनेताओं और अपराधियों के बीच जो सांठगांठ चलती रहती है दोस्तों, उसकी जांच के लिए बोहरा समिति बनाई गई थी 1993 में। नेक्स्ट है, उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच व रिपोर्ट दी थी। तो वह थी दोस्तों बोहरा समिति। कब बनाई गई थी? तो 1993 में बनाई गई थी दोस्तों, एन.के. बोहरा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, प्रथम प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो यह की गई थी दोस्तों राजमन्नाड़ आयोग के द्वारा। राजमन्नाड़ आयोग के द्वारा जो है दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे हम आईएएस बोलते हैं दोस्तों, भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नाड़ आयोग ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो याद रखना है दोस्तों, ह्यूमन राइट्स को कौन प्रतिबिंबित करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है आपको कि उद्देशिका भी जो है दोस्तों प्रतिबिंबित करता है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व भी प्रतिबिंबित करता है, और मूल कर्तव्य तो करता ही है दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, उद्देशिका यानी प्रियम्बल, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये लेटेस्ट सवाल है दोस्तों 2020 का, याद रखेंगे। तो दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व एवं मूल्य कर्तव्य मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। याद रखना है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 29 में विशेष रूप से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य प्रतिबिंबित होते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेदों का वर्णन है दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को, और 10 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों कुल कितने आर्टिकल थे, तो 30 आर्टिकल थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 10 दिसंबर मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। तो दोस्तों 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा स्वीकार की गई थी। इस दिवस की औपचारिक स्थापना महासभा द्वारा वर्ष 1950 में की गई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है दोस्तों 7 अप्रैल को, यूएन दिवस जो है दोस्तों 24 अक्टूबर को, तथा मजदूर दिवस जो है दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। और ये सभी के सभी सवाल जो है या फैक्ट्स का लीजिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। तो यह बल है दोस्तों मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना में मानव जाति की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है। अतः मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है काफी ज्यादा यह, कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो घोषित मानवाधिकारों की सूची दी गई है दोस्तों, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, उसमें स्वतंत्रता और समानता सम्मिलित है, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है, शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है दोस्तों, लेकिन राइट टू प्राइवेसी, जिसे हम लोग निजता का अधिकार के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, वह सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी।
तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी व्यक्ति की एकांतता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप के विरुद्ध प्रत्येक को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि मनमाने हस्तक्षेप से कानूनी रक्षा का अधिकार है, जबकि विधि सम्मत हस्तक्षेप किया जा सकता है। दोस्तों याद रखना, इस घोषणा के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी मनुष्यों को, याद रखना है दोस्तों, गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। यह आर्टिकल 1 कहता है। दोस्तों आर्टिकल 3 है दोस्तों के तहत क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तित्व सुरक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 26 क्या कहता है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। याद रखना है दोस्तों, सभी के सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है, तो इसमें भी स्टार लगा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 से 21 तक के उल्लेखित अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार, जिसे क्या कहा जाता है, तो नागरिक एवं राजनीतिक मानवाधिकार समझा जाता है। जबकि अनुच्छेद 22 से 27 तक उल्लेखित अधिकारों को द्वितीय पीढ़ी के मानवाधिकार यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मानवाधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों, तो अनुच्छेद 23 में काम का अधिकार एवं अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में शामिल है। अतः प्रश्न के अनुसार काम का अधिकार व, याद रखना है दोस्तों, काम का अधिकार व शिक्षा का अधिकार दोनों जो है दोस्तों द्वितीय पीढ़ी के मानवा अधिकार है, इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। दोस्तों सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है। सभी प्रकार के सामाजिक विभेदन का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि सभी प्रकार का जो सामाजिक विभेदन होता है दोस्तों का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों सभी प्रकार के सामाजिक विभेदन कौन कौन सा, तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का उन्मूलन मानवाधिकार की दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। जबकि पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार तथा तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार तथा समूह में शामिल होने के अधिकारों आदि का उल्लेख है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, शहर का अधिकार का आशय है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केवल 2 और 3 ही इसमें दिए गए स्टेटमेंट सही हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स काफी सारे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो शहर का अधिकार यानी राइट टू द सिटी का विचार एवं स्लोगन सर्वप्रथम फ्रांसीसी विचारक एवं समाज विज्ञानी हेनरी लेफेबवर ने किया था दोस्तों। कब, तो 1968 में। लैटिन अमेरिकी और यूरोपीय देशों में सामाजिक आंदोलनों द्वारा इसे लोकप्रिय किया गया। शहर का अधिकार वस्तुतः एक शहरी विकास का मॉडल है, ध्यान रखना है दोस्तों आपको, जो सभी नागरिकों को शामिल करता है। शहर का जो अधिकार है दोस्तों, शहर के सभी निवासियों, कौन कौन से, तो अप्रवासियों, मलिन बस्ती निवासियों एवं बेघरों सहित के लिए शहरी जीवन तक समान पहुंच को मूलभूत मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है दोस्तों। यह जो है दोस्तों, यह शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है तथा इसका तात्पर्य यह है कि राज्य शहरों में लोक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के संदर्भ में वैध बस्तियों एवं अनधिकृत बस्तियों के निवासियों में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अर्थात राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है दोस्तों। इसका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 और 3।
कथन 2 और 3। जहां तक प्रश्न एक का है, कथन एक का है, तो अक्टूबर 2016 में क्विटो यानी कहां पर है दोस्तों, तो इक्वाडोर में संपन्न आवास एवं सतत शहरी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैबिटेट 3 में अपनाए गए नए शहरी एजेंडा में यद्यपि शहर के अधिकार को शामिल किया गया, तथापि इसे स्पष्ट रूप से सार्वभौमिक मानव अधिकारों के रूप में मान्यता नहीं दी गई। इसके बजाय इस एजेंडे में सरकारों को अपने कानूनों में शहर के अधिकार को शामिल करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने पर बल दिया गया है। दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था। तो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 123 के तहत जो है दोस्तों 1993 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण आदेश जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। संसद के सत्र में न रहने होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। 28 सितंबर 1993 को इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से प्रतिस्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि यद्यपि यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 जनवरी 1994 को अधिसूचित किया गया था, तथापि इसे तथ्य संबंधी, याद रखना है दोस्तों, अध्यादेश जारी होने की तिथि कब थी, तो 28 सितंबर 1993 से प्रभावी किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो याद रखना है दोस्तों, भारत में जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों 1993 ईस्वी में लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इससे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यह अधिनियम जो है दोस्तों 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ यानी लागू हुआ, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था दोस्तों मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देना, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, साथ ही साथ राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन भी जो था दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों को समाविष्ट करने हेतु अधिनियमित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, तो याद रखना है दोस्तों धारा 2A में जो है दोस्तों लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2(1)(m) में लोक सेवक को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बलों की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों नौसेना शामिल है, थल सेना शामिल है, वायुसेना शामिल है, जबकि राज्य के सशस्त्र जो बल है दोस्तों वह इसमें शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1)(a) के तहत सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, थल सेना और वायुसेना और संघ का कोई अन्य शस्त्र बल शामिल है। दोस्तों याद रखना, उल्लेखनीय कि यह अधिनियम जो है 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ था। दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है, तो कौन समिति में सदस्य नहीं होता है दोस्तों, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो भारत के कौन होते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के सभापति। तो ये जो होते हैं दोस्तों इसके सदस्य नहीं होते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। इसके सदस्य निम्नलिखित है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, VVI है।
कौन सदस्य होते हैं दोस्तों? तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं सदस्य, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं तथा राज्यसभा के उप सभापति जो होते हैं दोस्तों इसके सदस्य होते हैं। जबकि इस समिति की सिफारिश पर याद रखना है दोस्तों, इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है दोस्तों 22 अक्टूबर 1993 को किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सा सदस्य नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वे इसके सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है, भारतीय विधि आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन अध्यक्ष नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अध्यक्ष मैं बोल रहा हूं दोस्तों, सदस्य नहीं होते हैं। तो दोस्तों मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, याद रखना है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं दिव्यांग जनों संबंधित मुख्य आयुक्त शामिल होते हैं। ये अधिनियम की धारा 12 के खंड ख से खंड ढ इया में विनिर्दिष्ट कृतियों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो समझे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों, तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों। अब 2019 में MPPCS में यह सवाल पूछा गया था दोस्तों, क्यों स्टार लगा हुआ है? इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे तो अब समझ में आएगा दोस्तों। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है दोस्तों 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 3 वर्ष कर दिया गया है। या 70 वर्ष की आयु तक जो था दोस्तों, जो भी पहले हो, अब इसे घटाकर क्या कर दिया गया दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पहले जो सदस्यों का कार्यकाल था 70 वर्ष या 5 वर्ष, जो भी पहले हो दोस्तों वो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, लेकिन अब 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 3 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा अब अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों ही पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, जबकि पहले अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं था दोस्तों, याद रखना है। इस प्रकार कथन A, B और C सही नहीं है। जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा दोस्तों, याद रखना। अतः कथन जो डी दिया गया है दोस्तों वह सही है। संशोधन से पूर्व मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या याद रखना है 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारित करता था, जबकि सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता था तथा 5 वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र था दोस्तों, याद रखना है। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल अब कितना कर दिया गया है? तो 3 वर्ष होता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है, तो अब कितना होती है दोस्तों? तो 3 वर्ष या कितना दोस्तों? तो 70 वर्ष, याद रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। दूसरा है कि इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं। और तीसरा है दोस्तों कि इसकी शक्तियां केवल सिफारिशी प्रकृति की यानी सिफारिशी रिकमेंड नेचर की है दोस्तों। फिर है आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्ति करना आज्ञा परक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन में भी स्टार लगा हुआ है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों
कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 1993 के अधिनियम में संशोधन कर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे व्यक्तियों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र बनाया गया। इसके अलावा आयोग के गैर न्यायिक सदस्यों कौन से, तो सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिसमें से कम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। दोस्तों याद रखना है आपको, आयोग की शक्तियां सिफारिशी प्रकृति हैं, सिफारिशी प्रकृति के हैं। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग 1993 के अधिनियम के तहत जो था दोस्तों क्या था, तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाते थे, न कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्थापनाएं हैं। दोस्तों याद रखना है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कथन 3 एवं कथन 4 ही सत्य है। दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और कारण से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। तो यह बात बिल्कुल सही है। उक्त आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है दोस्तों 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो धारित करता है। तो ये इसमें भी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों गलत हैं, यानी कथन भी गलत है। मैंने सही बता दिया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, ऐसा नहीं है। और उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत पर धारित करता है। तो यह घटाकर अब कितना कर दिया गया है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कितना किया गया दोस्तों, 3 वर्ष किया गया। तो दोनों में से दोनों कथन जो है दोस्तों यहाँ पे गलत दिए गए हैं, ऑप्शन डी होगा। सॉरी दोस्तों, मैंने कथन 1 को सही बता दिया था। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा 1993 के अधिनियम में हुए संशोधनों के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु तक था कर दिया गया दोस्तों। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डी सही उत्तर है दोस्तों। यहाँ पर कथन में क्या दिया हुआ था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश ही हो, यहाँ पर न्यायाधीश भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको न्यायाधीश पढ़कर सही कर दिया था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि केवल मुख्य न्यायाधीश ही हो, न्यायाधीश भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश और केवल भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या केवल उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो हमने अभी देखा था दोस्तों, याद कीजिए कि कौन बन सकते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो। याद रखना है दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से बन सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश भी बन सकता है दोस्तों, और भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी बन सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है दोस्तों, तो स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो याद रखना है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। इनसे पूर्व न्यायमूर्ति जो है दोस्तों HL दत्तू इस पद पर 29 फरवरी 2016 तक 2 दिसंबर 2020 तक रहे थे इस पद पर। याद रखना है। अभी हम मेरे हिसाब से ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी चेंज कर चुके हैं दोस्तों। आप देख लीजिएगा करंट अफेयर्स में, या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वर्तमान समय में भी ये बने हुए हैं या इन अरुण कुमार मिश्रा ही बने हुए हैं या इनकी जगह पर कोई आ गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है। तो कौन है दोस्तों, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा यथा संशोधित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे कोई व्यक्ति ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों,
नियुक्ति उनका किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, राइट आंसर हो जाएगा बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा यह नियुक्तियां एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं तथा सदस्यों के रूप में विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं शामिल, राज्य गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष का नेता शामिल होते हैं। परंतु जहां किसी राज्य में विधान परिषद है, वहां उस परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होते हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट है दोस्तों, सेमी क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। और नहीं, ये सवाल डिफरेंट है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं? याद रखना है दोस्तों, समिति में राज्यपाल शामिल नहीं होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और गृह मंत्रालय के प्रभारी इसमें सम्मिलित होते हैं दोस्तों, जबकि राज्यपाल इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। राज्यपाल क्या करते हैं? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जाता है दोस्तों। ये भी अगेन VVI सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22(1) के तृतीय परंतु के अनुसार राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो यह शक्ति है दोस्तों राज्यपाल को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 25 के अनुसार राज्य आयोग यानी राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि राज्य मानवाधिकार से कितने सवाल पूछे गए हैं, साथ ही साथ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 से कितने सवाल पूछे गए हैं। तो यह टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS प्री में पूछे गए सवालों से ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों और ध्यान से पढ़कर एग्जाम में बैठना है ताकि एक भी सवाल आपका गलत नहीं हो दोस्तों। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद अब पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एक भी सवाल गलत होंगे, क्योंकि घटना चक्र में काफ़ी डिटेल एनालिसिस करके दिया रहता है दोस्तों, इसलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? याद रखना है दोस्तों, मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना राज्य मानव अधिकार का आयोग का कार्य है दोस्तों। किसी जेल को देखना यह भी राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्विलोकन करना यह भी राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य है दोस्तों, जबकि मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना इसका कार्य नहीं है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों राज्य मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। अन्य सभी जो विकल्प दिए गए हैं वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो याद रखना है दोस्तों, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है कि राज्य आयोग जो है दोस्तों अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है दोस्तों।
तो दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राज्य आयोग से तात्पर्य राज्य मानव अधिकार आयोग से, याद रखना है दोस्तों, अगेन VBI फैक्ट से यह आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष रखवाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृतियों पर प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्ति या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। तो क्या समझा जाता है दोस्तों? तो यह समझा जाता है लोक सेवक वह समझा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृतियों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाता है। दोस्तों सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है, जो कम से कम कितने वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो दोस्तों? तो याद रखना है 7 वर्षों तक जो है दोस्तों प्रैक्टिस में रहा हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 31 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 तथा धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। तो यह समझा जाता है दोस्तों सिविल न्यायालय समझा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13(4) के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराधों के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाता है। साथ ही 1993 के अधिनियम की धारा 13(5) के तहत मानवाधिकार आयोग के समक्ष प्रत्येक, याद रखना है, कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 93 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाता है और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाता है। दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर क्या कर सकता है दोस्तों? तो याद रखना है क्या कर सकता है, तो केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट वह मांग सकता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हर क्वेश्चन में ही काफी डिटेल दिया गया है दोस्तों, घटना चक्र में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मानवाधिकार से रिलेटेड। तो दोस्तों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 19 के अनुसार आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। अर्थात पहला क्या है, आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। दूसरा, रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिश से कर सकेगा। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों वह एक संवैधानिक संस्था नहीं है, जबकि राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग जो होता है दोस्तों किस आर्टिकल में है? याद रखना है आर्टिकल 280। यह जो है दोस्तों संवैधानिक संस्था, जबकि मानवाधिकार जो है दोस्तों वह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो दोस्तों मानवाधिकार आयोग संवैधानेतर संस्था है जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया था। अन्य 3 संस्थाओं का उल्लेख संविधान में है। राज्य वित्त आयोग जो है दोस्तों 243 झ एवं 243 m म में है। 243 झ में किसका है दोस्तों? तो पंचायतों से संबंधित है। और यह किस वित्त आयोग की बात की जा रही है यहाँ पर? तो नगर पालिकाओं के। संसद का सचिवालय जो है दोस्तों अनुच्छेद 98 में, अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
फिर केंद्रीय वित्त आयोग मैंने आपको बताया दोस्तों अनुच्छेद 280 एवं 281। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? तो याद रखना है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो परिस्थिति है दोस्तों अन्य तीनों से भिन्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संविधानेतर निकाय है, जबकि अन्य तीनों यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 338 बी में। पिछड़े वर्गों की दशा के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 340। और वित्त आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 280। एवं निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन है दोस्तों? तो 324। संवैधानिक निकाय है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों अंतर राज्य परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1990 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की का जो गठन किया गया था दोस्तों 1964 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है दोस्तों 1993 में किया गया था। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है दोस्तों 1954 नहीं बल्कि याद कीजिए 6 अगस्त 1952 ईस्वी को जो है दोस्तों 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? तो बी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रिपोर्ट जो है दोस्तों अनुशंसात्मक प्रकृति की होती है। इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकटचलैया कर रहे हैं और यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो बी। केवल इसमें 1 और 3 ही सही है, यानी इसकी जो रिपोर्ट है दोस्तों अनुशंसात्मक प्रकृति की होगी, सही है। और इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.K. वेंकटचलैया कर रहे हैं, यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों संविधान के पुनरीक्षण के लिए आयोग की नियुक्ति 22 फरवरी 2000 को जस्टिस M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई थी, न कि संसद द्वारा। इसका कार्य जो है दोस्तों संविधान के विगत 50 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और आज के समय में इसकी प्रभावशीलता का आकलन करना था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है दोस्तों 31 मार्च 2002 को पेश की थी। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान समीक्षा आयोग, इंपॉर्टेंट है, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? तो M.N. वेंकटचलैया जो थे दोस्तों संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना है दोस्तों इसमें स्टार लगा हुआ है। तो दोस्तों जल यानी प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है दोस्तों सितंबर 1974 में किया गया। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होगा तथा केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को अथवा पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नामित किया जाएगा। वर्तमान में जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष शिवदास मीना है। 18 में यह लेटेस्ट डेटा नहीं है दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का। आप देख लीजिएगा कि वर्तमान समय में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था, तो वह था दोस्तों मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों 1976 में कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसे तत्समय संविधान संशोधन समिति के नाम से जाना गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 इसी समिति के सिफारिशों का परिणाम है दोस्तों, याद रखना है। क्या है 42वां संविधान संशोधन 1976? तो यह है दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज से यानी मूल कर्तव्य से। इसने भारत के लिए राष्ट्रपतीय प्रणाली पर विचार करते हुए इसे अनुपयुक्त बताया था, याद रखना है। तथापि इसने मुख्य रूप से जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो संथानम समिति की सिफारिश पर जो है दोस्तों केंद्रीय यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जो स्थापना है दोस्तों वह संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने फरवरी 1964 में की थी, याद रखना है, बीबीआई है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1998 को संवैधानिक दर्जा देकर एक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया, याद रखना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम वर्ष 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, जिसके तहत इसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ 2 से अनधिक सतर्कता आयोग सदस्य होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन वर्ष 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव में हुआ था। संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था, याद रखेंगे। सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया था दोस्तों। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तो यह इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1964 में हुआ था, यह भी सही है। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में हुआ था, यह भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है दोस्तों 1985 में इसका स्थापना हुआ था, यह गलत है। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना 2000 में हुआ था, यह भी गलत है। तो दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है दोस्तों 1988 में निर्मित हुआ था। और प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना यानी ईडी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों मंडल आयोग, जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया, को गठित करने वाले थे, तो वो कौन थे दोस्तों, तो वे थे मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे दोस्तों मोरारजी देसाई, याद रखना है। तो मंडल आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था, याद रखना है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बिंदेश्वर प्रसाद मंडल थे, इन्हीं के नाम पर मंडल आयोग पड़ा था। इस आयोग में 4 अन्य सदस्य थे, कौन कौन, याद रखना, दीवान मोहनलाल, आर भोले, दीनबंधु साहू और के सुब्रमण्यम। इनमें से दीनबंधु साहू ने नवंबर 1979 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण उनके स्थान पर LR नाइक को सदस्य नियुक्त किया गया। इस आयोग ने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी दोस्तों। गठन कब किया गया था, 1979 में। और आयोग अपनी पहली रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब सौंपती है दोस्तों, तो 1980 में। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, तो 1980 में प्रस्तुत की गई थी दोस्तों। गठित कब किया गया था, तो 1979 में, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों धार्मिक कारण इसका नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार के कारणों में शामिल है भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, जबकि धार्मिक कारण इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो किस आर्टिकल के तहत है दोस्तों, तो यह है आर्टिकल 315 के तहत, याद रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। साथ ही 2 या अधिक राज्यों के परस्पर करार ब्रैकेट में दिया गया दोस्तों, और उन राज्यों के विधानमंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु उपबंध कर सकती है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा सही है, तो याद रखना है दोस्तों इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत संघ एवं राज्यों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अपनी सेवाओं में नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करे। भारतीय संविधान के अनुसार
संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपने अपने कार्यों के लिए एक दूसरे से क्या है दोस्तों, तो स्वतंत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग क्या है दोस्तों, तो यह एक संवैधानिक संगठन है, याद रखना है। किस आर्टिकल में कहा गया है बात, तो अनुच्छेद 315। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो यह सौंपता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस ज्ञापन पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, साथ ही उन सिफारिशों को मानने के कारणों का भी उल्लेख किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है, तो याद रखना है दोस्तों, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। दूसरा है, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों सी, यानी ए और बी दोनों सही हैं। तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत यदि 2 या अधिक राज्यों यह करार करते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के मंडल के सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सही विकल्प चुनिए। 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो यह किया जाता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काफी सारे क्वेश्चन दिए गए दोस्तों और सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो यह नियुक्त किया जाता है दोस्तों राज्य के राज्यपाल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सेमी क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत जो है दोस्तों लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेशों से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। याद रखना है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा जो है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। याद रखना है दोस्तों, ना कि राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पहली बार याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में संसद की भूमिका होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भी संसद की भूमिका होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सदस्यों को भी हटाने में जो है दोस्तों संसद की भूमिका होती है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदनों के आधार पर जारी किया गया हो, जबकि उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की भूमिका होती है तथा इन्हें अनुच्छेद 124(4) में उपबंधित रीति से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से समावेदन पारित करने पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया
जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता है? तो याद रखना है दोस्तों, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर जो है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग की कृतियों में सिविल सेवकों के स्थानांतरण का कार्य सम्मिलित नहीं है, जबकि प्रसंगत अन्य कार्य राज्य लोक सेवा आयोग के कृतियों में शामिल है। इसलिए सिविल सेवकों के स्थानांतरण संबंधी परामर्श राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो याद रखना दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 315(4) के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो याद रखना है दोस्तों, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 315(4) के अनुसार यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है जो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। अतः राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं दोस्तों लोक सेवा आयोग के व्यय। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो किससे प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 323(2) के प्रावधानों के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग के कार्य के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे तथा ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी प्रति राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी दोस्तों वह थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम की धारा 96C के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित किया गया। इस समय इसके अध्यक्ष तथा 4 इसमें क्या थे दोस्तों? 1 अध्यक्ष थे तथा 4 अन्य सदस्य थे। सर रॉस बारकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम 1 अप्रैल 1937 को क्या कर दिया गया था दोस्तों? तो ध्यान में रखना है कि 1 अप्रैल 1937 को इसका नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया। 26 जनवरी 1950 को याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान के लागू होने के साथ यह संघ लोक सेवा आयोग में परिवर्तित हो गया। प्रांतीय स्तर पर पहली बार 1930 में मद्रास जो है दोस्तों सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखना है पहली बार 1935 के अधिनियम के तहत प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय यानी प्रोविंशियल लोक सेवा आयोग हेतु भी प्रावधान किए गए थे, जिसके तहत 1937 में 7 प्रांतीय लोक सेवा आयोग जो हुआ था दोस्तों स्थापित हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत। तो दोस्तों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत 1 नवंबर 1956 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है?
तो रोज मैथ्यू जो थी दोस्तों वह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो श्रीमती रोज एम मैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो वर्ष 1992 से 1996 के दौरान इस पद पर रही थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो कौन सा है दोस्तों? तो लोक नीति को क्या कार्यान्वित करने वाला अभिकरण है दोस्तों नौकरशाही। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। आईएसबी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है। तो भारत के संदर्भ में नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती है। इस प्रकार यह सरकार की लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण होता है। याद रखना, नौकरशाही से यह अपेक्षित होता है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार एवं उन्हें कार्यान्वित करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है। इस रूप में नौकरशाही राजनीति से दूर रहती है। भारतीय नौकरशाही का जटिल स्वरूप है, याद रखना है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित है। यद्यपि नौकरशाही आर्थिक वृद्धि को सुलभ करने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करती है, याद रखना है दोस्तों। तथापि राजनीतिक अस्थायित्व जो है दोस्तों लोकसभा में विश्वास मत पर निर्भर करता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो याद रखना है दोस्तों, अनुच्छेद 310 जो है दोस्तों प्रसाद के सिद्धांत का उल्लेख करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य को सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस समय उस राज्य के, याद रखना है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पीसी होता समिति का गठन जो है दोस्तों 2004 में किया गया था। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि लोक सेवा संबंधी सुधारों के सभी पहलुओं का निरीक्षण करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 3 फरवरी 2004 को लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन पीसी होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है दोस्तों 30 जुलाई 2004 को सौंपी थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।